Hi everyone, welcome back to our channel. So in this particular chapter we are going to study about what books and burials tells us. इसका मतलब ये है कि जो बुक्स थी है ना पुराने टाइम की और जो कि बरियल्स थे। बरियल्स मतलब वो होता है जैसे कि जो एक ग्रेव होती है जहाँ पे इंसानों को दफनाया जाता है ना। तो उन जब इन बरियल्स को खोदा गया तो उनसे क्या क्या चीज़ें मिली वो। तो बुक्स और बरियल्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैरी इन द लाइब्रेरी, सो आई वुड बी गोइंग टू समराइज दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्कूल की घंटी बजती है और घंटी बजते ही जो टीचर रहता है या रहती है वो मैरी और उसके क्लासमेट्स को बोलती है कि तुम मेरे को फॉलो करो। फॉलो करते करते वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं। ठीक है, वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम। और मैरी जैसे अंदर जाती है तो उसको ये पता चलता है कि जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी बड़ी है एज़ कंपेरिजन टू उसका क्लासरूम। ठीक है, उसके बाद उसने बहुत सारे बुक्स देखे। ठीक है, सेल्फ्स मतलब अलमारी होती है, बहुत सारी बुक्स देखे और उसने कॉर्नर पे देखा कि एक कपबोर्ड रखा है जहाँ पे बहुत सारी ओल्ड्स बुक्स रखी हुई हैं, बहुत पुरानी बुक रखी हुई है। ये सब एक टीचर ने देख रहा था। ठीक है, तो उसने ये सब देखा कि ये अच्छा ऑब्जर्व कर रही है कपबोर्ड को। तो उसने कहा कि जो कपबोर्ड में जो बुक्स हैं वो बहुत रिलीजियस बुक रखी हुई हैं। ठीक है, और बहुत स्पेशल बुक है वो। ठीक है, और उसने साथ में ये भी पूछा कि क्या तुमको पता है कि सेट्स ऑफ वेदास क्या होते हैं और उनका वैल्यू क्या है। तो मैरी वंडर्ड हो जाती है, ये सोचती है कि ये क्या होता है और उसका वैल्यू क्या है, क्योंकि उसको उस टाइम में पता नहीं रहता। तो वेदास का जो वैल्यू है वही हम अभी आने वाले पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, जो सबसे पुरानी किताबें पूरे विश्व में। तो यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा। वेद, तो देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि 3500 साल पुराना है। ठीक है, ऋग्वेद में बहुत सारे मतलब 1000 रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जिनको हाइमन्स यहाँ पे कहा गया है। थाउजेंड्स हाइमन्स लिखे हुए हैं, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, सुक्तास के नाम से। ये सुक्ता लिखे हुए हैं उसमें। ठीक है, और वेल सेट तो इंग्लिश वर्ड है। दीज हाइमन्स आर इन अ प्रेस वेरियस गॉड एंड गॉडनेस। 3 गॉड आर स्पेशली इंपॉर्टेंट, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ठीक है, एक्चुअली में ये सोम होता है, तो अग्नि, इंद्र एंड सोम। ठीक, तो उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे प्रेयर्स लिखे हुए हैं और उसमें ये भी बताया गया कि जो ये प्रेयर्स हैं वो एक्चुअली में क्या है कि जब हम अपने पुराने टाइम में अपने भगवान को मनाने के लिए प्रार्थना करते थे तो उस टाइप के सॉन्ग्स उस पूरे ऋग्वेद में मेंशन हुए हैं। ठीक है, और उस ऋग्वेद में 3 भगवान को बताया गया है, जो पहला अग्नि है, दूसरा इंद्र है, तीसरा सोमा है। अग्नि को बोला गया कि वो आग के देवता है। इंद्र को बोला गया कि वो जो वॉरियर्स होते हैं, लड़ाकू होते हैं। ठीक है, क्षत्रिय होते हैं, उनके देवता हैं। और सोम मतलब एक प्रकार का प्लांट है जिसमें से एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता रहा होगा उस टाइम में, है ना। उसको एक्चुअली में सोम रस या अमृत बोलते हैं थे शायद। ठीक है, इन हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हो गया इस पूरे पैराग्राफ का मतलब। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इट इज एक्चुअली सेइंग, दीज हाइमन्स वर कंपोज्ड बाय सेड्स। प्रीस्ट taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with a great care. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women, and Rig Veda in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in the स्कूल दीज डेज। तो इसमें ये कहा गया कि जो हाइमन्स थे, ठीक है, जो ये रिलीजियस सॉन्ग थे
वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? वो सेजेस मतलब ऋषि के द्वारा लिखे गए हैं। हाँ, और उस टाइम में क्या होता था, जो भी प्रीस्ट होता था, मतलब जो पंडित मान सकते हैं कि जो पंडित होते थे, वो लोगों को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते थे, रिसाइट कराते थे, रटाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको हर एक सेंटेंस बिट बाय बिट याद हो जाए, ठीक है, और अच्छी तरह से, ठीक है, तो बिट बाय बिट उनको याद हो जाए। मोस्ट ऑफ द हाइमन्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मैम। बहुत सारी जो ये प्रार्थनाएं थी वो हमेशा आदमियों के द्वारा पढ़ाई जाती थी और आदमियों के द्वारा लर्न की जाती थी, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि कुछ ऐसी भी थी प्रेयर्स जो कि वुमेन ने कंपोज की थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी दिखाया गया कि वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन था उस टाइम में भी, है ना। तो ऐसा ये ऋग्वेदा में मेंशन हुआ है। फिर ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। अब यहाँ पे ये है कि जो ऋग्वेदा है वो लिखा तो संस्कृत में है, बट अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी, अभी की जो संस्कृत है जो जो उसमें एक्चुअली में लिखी हुई है वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका सिग्निफिकेंस भी हमको पता चलता है कि पहले का संस्कृत और अभी का संस्कृत में काफ़ी डिफरेंस है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट of languages known as Indo-European, some Indian languages such as Assami, Gujarati, Hindi, Kashmiri, and Sindhi. Asian languages such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian, Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had a word in a common. Take the words Matra, Sanskrit, Ma, Hindi, and another mother in English. So what this whole paragraph is saying कि जो संस्कृत था एक पारिवारिक लैंग्वेज थी, है ना, जिसको हम लोग इंडो यूरोपियन के नाम से भी जाना जा सकता है। और जैसे कि इंडियन की लैंग्वेजेस तो हमको पता ही है कि असामी, ठीक है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये सब एशियन लैंग्वेजेस में आ गई, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेज में इंग्लिश वगैरह ये सब आ गई। तो संस्कृत को एक फैमिली लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं इसमें जो कि हर लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली यूरोप में और इंडिया में। जैसे मात्र को भी संस्कृत में जैसे माँ को मात्र बोलते हैं, हिंदी में तो माँ ही बोलते हैं, और मदर को इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में माँ को मदर बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मतलब प्रोनाउंसिएशन लुक्स लाइक वेरी सिमिलर, ठीक है, माँ एंड मदर, ओके, इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द वर्ड मात्र। सो दिस इज़ द commonality which is actually saying here and predicting like it is a family of languages. Okay, so do you notice any similarity? Yes, we do. Other languages used in a subcontinent belong to the different families. जो बाकी के सबकॉन्टिनेंट में जो लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट थे। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। कुछ थी जो तिब्बतो बर्मन फैमिली में अलग बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग्स टू द्रविड़ा फैमिली, ठीक है, यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, द्रविड़ा फैमिली में आती है। एंड ऐसे ही और भी लैंग्वेज थी हैं जो कि झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं, ठीक है, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली दिस होल पैराग्राफ में हमको 4 फैमिलीज़ के बारे में पता चला, लैंग्वेजेस ऑफ फैमिली, ठीक है, विच इज़ फर्स्ट इंडो यूरोपियन, उसके बाद हमने देखा दूसरी तिब्बतो बर्मन, उसके बाद हमने द्रविड़ा के बारे में देखा, और उसके बाद हमने ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के बारे में देखा। नाउ मूविंग अहेड, द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, ठीक है, जो अभी हम लोग किताब पढ़ते हैं वो लिखी हुई होती हैं, है ना, और प्रिंटेड रहती हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। तो जो ऋग्वेदा है उसको बार बार मेमोराइज किया जाता था और उसको बहुत बार सुना जाता था, और
रिगार्डलेस कि हम उसको रीड कर पाए, मतलब प्रिंट वंट अभी कुछ हुआ नहीं था उस टाइम में, तो बस सुनते थे और उसको मेमोराइज किया जाता था। ठीक है, तो यही बात वहाँ पे लिखी है कि बिट बाय बिट सब लोग उसको मेमोराइज करते थे, है ना, कोई ऐसे रिटर्न में किसी के पास नहीं था। Now it was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. उसके बाद 200 साल पहले इसको एक जगह जो भी फ्रेजेस थे, जो भी जिसने भी जो भी इसके बारे में बताया था, जिसने भी मेमोराइज किया था, उसने इस पूरी चीज़ को कंपोज किया पूरे एक बुक में 200 साल पहले। ठीक है, नाउ हाउ द हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। The historians, like archaeologists, find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rig Veda. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. This is part of one such hymen, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Beas and Satluj, that were worshipped as a godness. तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, इन्होंने जो ये मटेरियल फाइंड आउट किए, उन्होंने सोर्सेस भी निकाले कि ये एक्चुअली में कहाँ से आया है। तो उन्होंने ये पाया कि कुछ जो पोएम्स हैं जो ऋग्वेद में है, हाइमन्स, प्रेयर्स, ठीक है, तो वो एक्चुअली में they are not actually looks like a whole one paragraph or something like that, but it is actually a dialogue. ठीक है, कि एक आदमी ने कहा दूसरे आदमी से, तो चर्चा के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो this thing was examined by the archaeologist at that particular time. Now moving ahead with the dialogues. Here is the dialogue between the Vishwamitra and the rivers. Let's see what they are talking here. So Vishwamitra, O river, come down from the mountain like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियाँ, कैसे तुम प्लीज़ मतलब कि माउंटेन से नीचे आ रही हो, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि हॉर्सेस नीचे आ रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ बहाव रहा होगा, और इतनी सुंदर, मतलब वो जो नहीं होता कॉन्सेप्ट ऑफ कल कल छल छल बह के, है ना, सुंदर से, है ना, चमक रहे हैं ऐसे, तो ऐसे तुम आ रही हो। तो उन्होंने लिखा, यू मूव लाइक अ chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. उन्होंने ये कहा कि तुम एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रथ के समान बह रही हो और सी में जाने के लिए उत्सुक हो, और इंद्र भगवान का पावर है तुम्हारे अंदर, ठीक है, और तुम बिल्कुल चाह रही हो कि तुम जो बाकी की नदियां हैं उनसे जाके मिलो, ठीक है। देन द रिवर्स क्या कह रही है, नदियाँ क्या कह रही है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। तो रिवर ने कहा कि हमको जो पाथ प्रोवाइड कराने वाला है वो भगवान है, तो हम उसी पाथ में बह रहे हैं और हमको कोई रीज़न नहीं है कि हम रुक सके, ठीक है। अगर हम लोग एक बार बहने लगे तो हम रुक नहीं सकते। तो तुम क्यों हमसे प्रेयर कर रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो हमसे, है ना। ओ सीज मतलब अरे हे पंडित। तो विश्वामित्र ने कहा, ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, the singer who has come from the distance with our chariots and carts, let your water not rise above our axles so that we can cross safely.
तो विश्वामित्र कहते अरे बहनों, प्लीज़ हमारी बात सुनो, है ना। मेरे जैसे संगीतकार, है ना, को प्लीज़ अपना को ये रिवर क्रॉस करने दो। तुम अपना वाटर लेवल राइज मत करो, है ना, नहीं तो हमारे पहिए मतलब जो भी एक्सल है वो धंस जाएंगे। तो प्लीज़ इतना हमारे पहियों के ऊपर से मत जाओ ताकि हम रिवर क्रॉस कर सकें। ऐसा उन्होंने अर्ज किया। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो हमने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और तुम अपना जो भी है चैरियट तो अपना क्रॉस कर सकते हो, कोई बात नहीं। Now this was the dialogue which was held between the Vishwamitra and the river. Moving ahead with the paragraph, historians point out that this hymen was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to a house, horses and cows. तो इतिहासकारों ने ये पॉइंट आउट किया कि ये जो संगीतकार हैं, ठीक है, मतलब कि सॉरी जो ये प्रेयर्स हैं, है ना, तो इसीलिए उन्होंने ये कंपोज किया, मतलब बनाया होगा उस टाइम पे, है ना, रिवर को कन्विंस करने के लिए। और ये पोएम्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि उस टाइम में जो घोड़े थे और गाय थी उनका बहुत ज़्यादा वैल्यू रहा होगा, ठीक है। इसीलिए जो विश्वामित्र बात कर रहे थे रिवर से, तो उन्होंने हॉर्सेस और काउस को रिलेट किया उनके बहाव से, ठीक है। सो मूविंग अहेड, डू यू थिंक chariots were also important? Give a reason for your answer. Read and this find out what are the modes of transport that are mentioned. तो ये तुम अपना देख लेना. Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati are also mentioned in the hymen. The Ganga and Yamuna named only once. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार इंडस और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। सरस्वती के बारे में भी डिस्कशन हुआ है, और गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार इस पर्टिकुलर ऋग्वेदा में एक ही बार डिस्कशन किया गया है। So this is the whole thing about this particular page. Moving ahead, cattle, horses and chariots. There are many prayers in the Rig Veda for a cattle, children and horses. Horses were yoked to a chariots that were used in the battle, which were fought to capture the cattle. Battles were also fought for a land, which was important for a pasture and for growing hardy crops that ripen quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. तो जो ऋग्वेदा में है, जो ये प्रेयर्स लिखी हुई हैं, उनमें बहुत बार जिक्र किया गया हुआ है कैटल्स, ठीक है, पशुओं का, बच्चों का, घोड़ों का। जनरली जो हॉर्सेस थे, है ना, उनका हम लोग रथ में यूज़ करते थे उस टाइम में, ठीक है। और तो रथ किस लिए यूज़ होते थे? बेसिकली बैटल्स के लिए, ठीक है, जब किसी को लड़ने जाना हो, ओके, फिर कैप्चर करना हो, और ऐसे भी लैंड के लिए, ठीक है भाई, अगर लैंड चाहिए हो तो, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द पैस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डली एंड क्रॉप्स दैट आर रिमेंड। तो इससे उन लोग को क्या होता था कि जब वो लोग लैंड कैप्चर कर लेते थे ना, तो उनको ग्रासेस ज़्यादा मिल जाती थी, ज़्यादा लैंड मिल जाता था ताकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सके और अपना बढ़िया से जीवन जी सके। और कुछ बैटल्स तो पानी के लिए भी लड़ी गई हुई हैं और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी गई है। तो इन बेसिकली चीज़ों के लिए चैरियट्स को यूज़ किया जाता था, जिसमें हॉर्सेस को आगे बांधते थे, ठीक है, यॉक्ड। सम ऑफ the wealth that was obtained was kept by the leader, some was given to the priest, and rest of
rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fires. There were meant for a god and goddess. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. अब इस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है कि जो भी वेल्थ वो लोग जनरेट करते थे बाय कैप्चरिंग द पीपल, कैप्चरिंग द लैंड और वाटर और एनीथिंग, है ना, तो उनका बेसिकली क्या यूज़ करते थे, तो कुछ तो लीडर लेके रखता था, ठीक है, कुछ जो पंडित थे उनको दे दिया जाता था, और जो बाकी बचा कुछ रहता था वो जो वहाँ के लोग हैं या उनके लोग हैं जो रूलर्स के लोग हैं उनको दे दिया जाता था। कुछ वेल्थ है जो कि सेक्रीफाइसेस के लिए, जैसे कोई मर गया हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग देते हैं ना घी, ये वो सब चढ़ाते हैं, है ना, या फिर देते हैं किसी को, मतलब दान करते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ वी कैन कंसीडर इट एज कि दान वान करते रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन होता था वेल्थ का, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स। There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed the matter of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. तो जनरली जो ये वॉर्स होते थे उनमें मैंस पार्टिसिपेट करते थे। कोई ऐसा एक ही आर्मी नहीं रहता था, ठीक है, बट लेकिन वहाँ पे असेंबलीज होती थी, ठीक है, पीपल एक जगह असेंबल होते थे, गैदर होते, डिस्कशन होता था वॉर के लिए और पीस के लिए। लोग इसके बारे में भी डिस्कस करते थे कि कौन लीडर बनेगा, और लीडर वही बनता था जो बहुत ब्रेव हो, स्किलफुल वॉरियर हो, ठीक है। नाउ मूविंग एड विद वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पीपल, शब्द जिससे पीपल को बताया जा सके। देयर वर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities, and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda. तो यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे वेज हैं कि किसी भी पीपल को लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कि लोग कहाँ से कैसे बिलोंग करते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, उनकी वेशभूषा से, उनकी लैंग्वेजेस से, है ना, ठीक है, कि उनका लैंग्वेज क्या है, कैसे वो स्पीक करते हैं, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली क्या थी पहले, उनकी कम्युनिटीज़ क्या थी, क्या जो वो कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि किस तरह, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा पंजाबी जाते हैं, तो वो लोग किस कल्चर को प्रैक्टिस करते थे। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। चलो देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब किए हैं कि पीपल कहाँ से बिलोंग करते हैं या लोगों को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। The priest, sometimes called Brahmins, who were performed various rituals, and the rajas. तो वहाँ पे दो लोगों का वर्णन किया गया है ऋग्वेदा में। पहला तो है जो पंडित होते हैं, ठीक है, जो कि ब्राह्मण्स, और दूसरे होते हैं जो कि किंग्स, ठीक है, राजास। So these rajas were not like the one you will be learning about later. They did not have a capital, cities, places or armies, nor did they collect taxes. तो हम ये वो राजा नहीं है, किंग नहीं है जिनके बारे में हम लोग पहले मतलब जानते हैं पहले से, बट ये वो है जो जिनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, कोई प्लेसेस या आर्मी नहीं थी, और ना ही वो कोई टैक्स कलेक्ट करते थे। मूविंग एड, जनरली सन्स डिड नॉट automatically succeed fathers as a rajas. तो जैसे अभी बाप या पापा राजा है तो जनरली ये नहीं होता था कि सन भी ऑटोमेटिकली राजा ही बनेगा। Read the previous section once more and see whether you can find out what rajas did. ये तुम कर लेना।
Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, which we still use in a Hindi and other languages. The other was wish. The word Vaishya, Vaishya comes from wish. You learn more about this in chapter 6. ठीक है, तो दो वर्ड यूज होते थे पर्टिकुलरली, पहला था जना, दूसरा था विश, है ना। तो जो विश है वो वैश्य से आया है ना, और जो कि हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तो हम तभी बात करेंगे। नाउ मूविंग एट, सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, सो वी फाइंड अ रेफरेंस टू द पुरुष जना और विश, द भारत जना और विश, यदु जना और विश, एंड सो ऑन। तो पुरुष जना एक, दूसरा भारत जना, तीसरा यदु जना। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट नेम्स को मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर? यस, भारत जना। ओके, so sometimes the people who compose the hymn describe themselves as a Aryas, called their opponent Dasas या Dashyas. These were people who did not perform sacrifices and were probably spoke different language. Later, the term Dasa and Feminine Dasi came to mean slave. Slaves were a woman and a man who were often captured in a war. They were treated as a property of their owner, who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. So, जो समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइमन्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज अ आर्यस। ठीक है, तो जिसने भी ऋग्वेद को कंपोज किया था उनको आर्यस कहते हैं, है ना। तो उनके अपोनेंट्स कौन थे? दास। ठीक है, दास तो हमको पता है, ठीक है, जो कि स्लेव्स कह सकते हैं, या फिर जो कि किसी का जो गुरु बोलेगा वही चेला करेगा, तो वही होता है दास। तो जब हम लोग लड़ने जाते थे, किसी से वॉर करने जाते थे, तो अगर हम जीत जाते थे उनसे, तो जो वहाँ के लोग थे उनको हम लोग दास बना के रखते थे, उनको स्लेव्स बोलते थे। ठीक है, तो वो मैन और वुमेन दोनों होते थे, तो उनको एज अ प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता था कि तुम उनसे जो चाहो करवा सकते हो। ठीक है, देयर इज़ नो एनी रूल्स, ठीक है, कि तुम उनसे नहीं करा सकते, तुमको जो मन करता है वो सब करा लो। वाइल द ऋग वेदा वॉज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो ऋग वेदा है वो कंपोज किया गया था नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में। मूविंग एट, साइलेंट सेंटिमेंट्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। ठीक है, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, सो these stone builders are known as megaliths। तो जो स्टोन बिल्डर्स थे उनको उस टाइम में मेगालिथिस कहा जाता था। These were carefully arranged by the people and were used to mark up burial sites. The practice of erecting megalithics began about 3,000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा केयरफुली अरेंज किया गया लोगों के द्वारा, एंड इन जो बरियल साइट्स थे उनको मार्क किया गया। ठीक है, ये 3000 साल पहले के थे, प्रैक्टिसेस थे जो फॉलोज होते थे, और वो कहाँ पे मिले हैं? वो एक तो डेक्कन में, दूसरा साउथ इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर। मूविंग अहेड विद द टॉपिक, नो, ओके, so with the same, so moving ahead with the
paragraph. Some important megalithic sites are shown on map 2, page 14. So you can go and have a look on page 14. Now, while some megalithics can be seen on the surface, other megalithic burial are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burials beneath. तो एक्चुअली में कुछ इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है. मेगालिथिक मतलब होता है कि जहाँ पे ये जैसा है ना, ये यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं, है ना. तो स्टोन्स है और फिर इन स्टोन्स के दिख रहा होगा कि एक इनग्रेव्ड बनाया गया है यहाँ पे. ओके, सो इट सीम्स लाइक दैट कि ये पूरा मेगालिथिक साइट है. ठीक है. फिर while some megalithics can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. तो कुछ तो हैं जो कि तुमको सरफेस में मिल जाएंगी, बट कुछ हैं जिनको खुदाई करके ही मिलेगा. ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड हो चुकी है. Sometimes archaeologists find a circle of stones, boulders, or a single large stone standing on a ground. These are the only indication that there are burials beneath. कुछ जगहों पे ऐसा जैसे कि क्रिश्चियन में क्या करते हैं कि जब उनको इनग्रेव करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक साइन लगते हैं और उनका नाम पता लिखते हैं. तो उस टाइम में क्या लोग करते थे कि जब भी किसी को मतलब ज़मीन में मतलब संस्कार करते थे उनका, है ना, ज़मीन में गाड़ते थे. ठीक है, तो वो लोग एक साइन भी रखते थे. ठीक है, जैसे कि सर्कल ऑफ स्टोन बुल्डर्स. बुल्डर्स वो होता है जो कि ना एक गोल पत्थर होता है ना. एक्चुअली में पहले स्क्वायर रहता है, फिर यहाँ से इरोड होते 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 वो सर्कल के फॉर्म में आ जाता है. तो सर्कल ऑफ स्टोन बुल्डर्स को रखते थे कि वो एक साइन देता था कि यहाँ पे किसी का मतलब कि लास्ट मृत्यु शरीर जो है वो यहाँ पे है. ठीक है. These were several things that people did make megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order. Digging pits in the earth, transporting stones. Okay, so this is your activity. You can see कि कैसे गड्ढा खोद के फिर उसके बाद क्या करते रहे होंगे. पहले रिप्लेस करते होंगे, फिर उसमें बॉडी को डालते, फिर कोई साइन ऑन करने के लिए कि इसका पता चले कि हाँ यहाँ पे किसी का मृत्यु मतलब मृत शरीर है. ठीक है. नाउ मूविंग हेड, ऑल दीज बरियल्स हैव कॉमन फीचर्स. जनरली द डेड वर बरीड विद द डिस्टिंक्टिव pots which are called black and red ware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, equipment and ornament of stone and gold. तो वहाँ पे क्या देखा गया कि जब बरियल्स जो खुदाई हुआ वहाँ पे, ठीक है, तो ये जो बरियल्स थे इनमें कुछ और भी चीज़ें मिली. ठीक है, स्केलेटन के साथ. वो क्या थे? ब्लैक एंड रेड वेयर. ठीक है. also found our tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horse. कुछ टूल्स मिले थे जो कि आयरन के बने हुए थे, वेपन्स कह सकते हैं उनको, और कुछ घोड़ों के स्केलेटन मिले थे, है ना, हॉर्स के इक्विपमेंट मिले थे एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड. तो कुछ जो झुमके वगैरह होते हैं ना, तो उनके भी ये मतलब ये चीज़ें भी मिली थी उस खुदाई में. ठीक है. नाउ मूविंग एड, फाइंडिंग out about social difference. Archaeologists think that the object found with the skeleton probably belonged to the dead person. Sometimes more objects are found in a one grave than in another. Find Brahmagiri on map 2. तो
चलो यार देख ही लेते हैं। मैप 2 यही दिक्कत है, ढूंढना पड़ा। मैप टू दिस इज आई थिंक मैप 2। ये मैप तो कौन है फिर, ये होगा मैप दिस इज मैप 8। ओके ये तुम देख लेना यार, ठीक है, कि मैप 2 में ब्रह्मगिरी कहाँ पे है। ओके सो आई एम मूविंग अहेड विद द चैप्टर। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 14 में जाके देख लेना कि कहाँ पे है। हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shells. Other skeleton have only a few pots. These finds suggest that there are some difference in the status of among us, the people who were buried, and some were rich, other were poor, some chiefs, other followers. तो ये कहा गया कि जो ब्रह्मगिरी है जो तुमने मैप में अभी देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे जो बरियल्स मिले थे, है ना, खुदाई के बाद, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि कुछ स्केलेटन के साथ बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है, और कुछ स्केलेटन के साथ सिर्फ घड़े मटके यही सब मिले। तो ये दर्शाता है कि उस टाइम में भी रिच रहे होंगे लोग, कुछ रिच लोग रहे होंगे जिनके पास बहुत सारी चीज़ें मिली, और कुछ लोग गरीब रहे होंगे जिनके पास सिर्फ पॉट्स मिला। कुछ हो सकता है कि चीफ रहे हो और ठीक है जैसे लीडर रहे हो और उनका उसी तरह फॉलोअर्स रहे हो। तो ये सब मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि ऐसा सीन रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या आता था, गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, ठीक है, तो ये सब 1 कॉर्न शेल, तो ये सब उन्हीं के मृत शरीर में मिला होगा स्केलेटन के साथ जो लोग रिच रहे होंगे। वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर अ सर्टेन फैमिली। क्या तुमको लगता है कि जो बरियल्स के स्पॉट्स हैं वो मतलब जहाँ पे ये खुदाई हुआ है, मृत शरीर मिले हैं, क्या वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एक ही फैमिली को बिलोंग करती है और क्या है? Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that the people perhaps belonging to the same family were buried in the same place through not the same time. The bodies of those who died later were brought into a grave through the portholes, and stone circles or boulders placed on the surface probably served as a signpost to find the burial sites so that people could return to the same place whenever they wanted to. The whole paragraph is saying कि जो मेगालिथिक्स की कुछ साइट्स थी उनमें कुछ ऐसे भी बरियल मिले थे जहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबर का स्केलेटन मिला था। बट ये कहा जाता है कि ना मतलब सेम टाइम में उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा हुआ कि पहले एक जन की डेथ हुई, फिर उसी फैमिली मेम्बर का जो दूसरा आदमी था वो उसी टाइम में मतलब थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हुई, तो फिर उसको उसी के साथ उन्होंने इनग्रेव्ड कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि वो फैमिली मेम्बर रहे हो, ठीक है। फिर उनके लिए एक वो लोग साइन भी बनाते थे, ठीक है, स्टोन सर्कल और बोल्डर्स बोल सकते हैं। जो एक स्टोन रहता है जो सर्कल के फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पे एक साइन के लिए वो लोग इनग्रेव्ड के ऊपर रख देते थे, ताकि बरियल्स के ऊपर रख देते थे, ताकि उनको ये पता रहे कि यहाँ पे कौन किसका डेड बॉडी है ना, ताकि वो लोग जब भी आए तो वो समझ सके कि यहाँ पे किसको उस टाइम में दफनाया गया था। मूविंग हैड अ स्पेशल बरियर एट इनाम गाँव, ठीक है। फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप 2, ये तुम देख लेना। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़,
अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। तो भीमा का एक सहायक नदी है जिसका नाम है घोड़। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। मतलब 3600 साल और 2700 साल पहले इसको किया गया था। Here, adults were generally buried in the ground, laid on a straight with head towards the north. Sometimes burial were within the houses. Vessels that were probably contained food and water were placed with the dead body. तो तुम लोग ये इनाम गांव देखोगे, ठीक है, मैप 2 में, जो कि एक साइट है जो कि घोड़ नदी के पास में है। जो भीमा की एक सहायक नदी जो है उसके पास में है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन, तो 3600-3700 साल 2700 साल पहले इसको ऑक्यूपाइड किया गया था, है ना। यहाँ पे रहने लगे थे लोग। हियर अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। जनरली जो अडल्ट्स थे उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा मतलब जो हेड था वो हमेशा नॉर्थ में रखते थे वो लोग। समटाइम्स बरियर वर विद इन द हाउसेस। तो कुछ समय के लिए, मतलब कुछ टाइम ये भी देखा गया है कि जो ये बरियल्स हैं वो मतलब जहाँ पे दफन करते हैं वो बिल्कुल घर में ही रहता था, घर में ही बना देते थे और उसको फूड वाटर भी प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फूड एंड वाटर वर ऑल्सो प्लेस्ड विद द dead peoples. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, ठीक है, in a center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. Okay, so what this whole point is saying कि जो एक जन की बॉडी मिली, ठीक है, तो जैसे कि बॉडी मिली तो वो जो बॉडी थी ना वो उसके लिए 4 रूम बनाए गए थे, है ना। और वो एक जार के अंदर रखा गया था उस बॉडी को, और 4 नहीं 5 रूम थे, ठीक है। वन मैन, ऐसा एक आदमी ऐसा मिला था जो कि बहुत बड़े रूम में जिसका बॉडी एक लार्ज जार में रखा गया था। उसके लिए 5 रूम बनाए गए थे, ठीक है। और वो बिल्कुल एकदम बीचों बीच इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट उसको गाड़ा गया था, दफनाया गया था। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी, ठीक है। ये जो हाउस है इसमें ग्रैनरी भी थी, ठीक है। मतलब ग्रैनरी मतलब क्या होता है बताता हूँ। ग्रैनरी मतलब होता है कि एक मतलब कैसे समझाऊँ यार। ग्रैनरी मतलब कि एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारा अनाज रखते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं ग्रैनरी। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को उसमें रखा गया था उसी रूम के अंदर। दिस हाउस ऑल्सो हैज़ अ ग्रैनरी, ठीक है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग पोजिशन। तो जैसे एंकल से मोड़ के रखते हैं ना पैर को, तो उसी पोजीशन में उस पर्टिकुलर बॉडी को रखा गया था। मूविंग हेड, व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स अस। तो जो स्केलेटन मिले थे उनसे हमको क्या पता चलता है, ठीक है। तो देखो भाई, हमको इस पर्टिकुलर चीज़ का मैं पूरा समराइज करके बता देता हूँ कि इसमें क्या है। तो एक्चुअली में इसमें हमको ये पता चलता है कि जैसे स्केलेटन में, वैसे ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि बॉडी मैन का है या वुमेन का है, गर्ल का है या बॉय है, ठीक है। बट उस समय ये देखा जाता था कि अगर ज्वेलरी मिलती है स्केलेटन के साथ तो माइट बी कंसीडर दैट कि वो वुमेन रही होगी, है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि अगर ज्वेलरी मिलती है तो समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस ऑफन, लेकिन फिर भी इसके साथ प्रॉब्लम रहती थी क्योंकि जो मैन थे वो भी कभी ऑर्नामेंट पहनते थे। तो सबसे बेटर वे ये था कि हम ना सेक्स से पता चल सेक्सुअल
चीज़ों से पता करे कि वो मैन है या वुमेन है। तो जो हिप और पेल्विस होता है, ठीक है, वो वुमेन का ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उनको मतलब कि उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा साइड बड़ा रहता है ना। और उनको मतलब कि बच्चे को भी कैरी करना रहता है, तो इसलिए वो बड़ा होता है एज़ कंपेरिजन टू मैन। तो स्केलेटन भी उस तरह का, मतलब स्केलेटन में भी अगर तुम देखोगे ना, तो वो जो वेस्ट का साइज होता है ना, वो बड़ा हो जाता है ना। तो इन दैट वे स्केलेटन से हमको ये पता चल जाता था कि वुमेन का है या मैन का है, ठीक है। नाउ अबाउट 200 ईयर अगो देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम चराका, ठीक है, जो कि एक अपनी उसकी एक बुक थी जो पूरी मेडिसिन के ऊपर थी, जिसका नाम था संहिता। उसने पूरा काउंट किया था कि कितने बोन्स होते हैं। तो उसने स्टेट किया कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियाँ होती हैं। दिस इज़ मच लार्जर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ मॉडर्न एनाटॉमी, ठीक है। मतलब मॉडर्न के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मतलब बताया गया है कि 360 हड्डियाँ। चक्रा अराइव एट दिस फिगर बाय काउंटिंग, मतलब और ये कहा जाता है कि चक्रा जो है वो इस काउंटिंग में 360 बोन में इसलिए इस तरह पहुंचा होगा बाय काउंटिंग टीथ, दांत के जो भी हड्डियां उनको भी गिना होगा, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज को भी उसने काउंट किया होगा। दिस वे ही हैड मेड अ कंक्लूजन ऑफ 360 बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। Moving ahead, occupation at Inamgaon. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas, and sesame. Bones of a number of animals, many bearing cuts, marks, that shows they may have been used as a food. Also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab, and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates, and variety of berries were collected. Wow. So this is the place where archaeologists find lots of things. In terms of food, there are so many things like wheat, गेहूँ, दाल, चावल, मटर और भी बहुत सारी चीज़ें। बोन्स भी मिले वहाँ पे, ठीक है ना। फूड बोन्स मिले एनिमल्स के, है ना। उन्होंने ये भी पाया कि कैटल्स में देखा जाए तो भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, ठीक है, इंक्लूडिंग ऐसे मतलब हम लोग, ठीक है, गधा बोल सकते हैं, पिग, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारे चीज़ें मिले उनको, है ना। उसके बाद उनको क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिशेस ये भी मिला। उनको फ्रूट्स में देखा जाए तो दे वर हैविंग अ गुड फ्रूट्स लाइक आमला, जामुन, डेट्स एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। सो इट वाज अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग दैट दे हैव फाउंड आउट हियर, है ना। यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट आउट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एट इनामगाम। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए तुम लोग एक इमेजिनेशन करके एक चीज़ बना सकते हो कि एक्चुअली में जो इनाम गांव के लोग थे वो लोग क्या क्या रखते रहे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम में। नाउ एल्सवेयर, दिस इज़ आवर इंडियन हिस्ट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट एल्सवेयर, तो चलो देख ही लेते हैं। फाइंड चाइना इन योर एटलस। तो अपने एटलस में चाइना ढूंढो, मेरे पास तो है नहीं। अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाउंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन अ चाइना। These writings were on animal bones, and these are called archaeal bones because they were used to predict the future. King got scribes to write a question on the bones. Would they win battle? Would their harvest be good? Would they have sons? The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat. Then fortune tellers studied these cracks and tried to predict the future.
As you may expect, they sometimes made mistakes. 3500 साल पहले ऐसे भी चीज़ें मिली चाइना में जहाँ पे लोग हड्डियों में अपना क्वेश्चन लिखते थे और फिर उसको आग में जला देते थे। फिर आग में जलाने के बाद जो वहाँ के पंडित्स थे, है ना, फॉर्च्यून टेलर्स उसको बोलते थे, तो जो फॉर्च्यून टेलर्स थे वो बताते थे कि क्या वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब प्रिडिक्ट करके उन लोगों को बताते थे। नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि बहुत बार ये ट्राई किया गया है प्रिडिक्शन के लिए, बट हो सकता है कि कुछ बार वो सही निकला हो, कुछ बार वो गलत निकल गया हो, ठीक है। बट ऐसा हुआ है उस टाइप में। These kings lived in a place in a cities. They amassed vast quantity of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. तो जो वहाँ के राजा थे उनके पास पैलेसेस थे, ठीक है। पैलेसेस में रहते थे, शहरों के पैलेसेस, तो ठीक है। और उनके पास बहुत अथाह नहीं बोलते, एक अथाह वर्ड होता है, बहुत सारा क्वांटिटी में वेल्थ था, इंक्लूडिंग डेकोरेटेड जो वेसल्स थे वो ब्रॉन्ज से डेकोरेटेड थे, है ना। और यहाँ पे लिखा है कि उनको ये सब चीज़ें तो पता था, उनको वेल्थ तो बहुत ज़्यादा था, बट उनको ये नहीं पता था कि आयरन का बेस्ट यूज़ क्या है, लोहा का अच्छा सा यूज़ क्या है, उनको ये नहीं पता था। तो लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन राजास एंड ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स। तो अब तुम ये देखो कि इनके और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इमेजिन यू लिव्ड इन अ नामगांव 3000 ईयर अगो एंड द चीफ हैज़ डाइड लास्ट नाइट. Today your parents are preparing for the burial. Describe the scene including how food is being prepared for the funeral. What do you think would be offered? अब इमेजिन करो कि तुम इनाम गांव में ही हो 3000 ईयर्स अगो पहले, और तुम्हारा चीफ की डेथ हो गई है, तो तुम अब उसको दफन करना है, तो तुम क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीज़ें यूज़ करोगे, है ना। जैसे वो लोग 5 घर बनाए थे एक जगह, फिर 5 घर बना के उसको सेंट्रल में उसको दफनाए, उसके साथ एक स्टोर फूड, एक पर्टिकुलर चीज़ रखी जिसमें अनाज भरा हुआ था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम क्या करोगे, तो वो इमेजिन करो और हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट।